पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, सेवा से दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, साथ ही आपसी संबंध और भी होंगे मजबूत। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज। महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों से लोगों के जीवन में बदलाव पर होंगे 2 सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। सत्र खेलों से संबंधित कई हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर करेगा प्रदान। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए झूठी राजनीति करने के आरोप। कहा कि जो वायदे करते हैं उन्हें नहीं करते पूरा और कांग्रेस के पास जनता के लिए नहीं है कोई विजन। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी लिया आड़े हाथों। कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना और बाकी प्रदेशों के लिए बन गया है एटीएम कार्ड। ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा कि पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को दर्शाता है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरा जत्था पहुंचा स्वदेश। कल पहले जत्थे में लौटे थे 212 भारतीय। इजरायली सेना ने कहा कि बड़ी संख्या में उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा की ओर हुआ लोगों का पलायन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल की घोषणा से पहले ही 4 लाख लोग हुए विस्थापित। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला। अब से कुछ देर में दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक पर। और आपको सीधे लिए चलते हैं यशोभूमि, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। सदस्य इस विशेष स्थिति में है कि हम जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियां सुशासन सुनिश्चित करने में हमारी संसदों का और संसद सदस्यों का विशेष रूप से योगदान है। एक्सेलेंसीज, आपकी मेजबानी करना मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि भारत में आपका प्रवास सुखद और सफल रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने प्रवास के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास, बहुरंगी संस्कृति का भी आनंद लें और उन स्थान का भी भ्रमण करें। मैं आपका पुनः भारत आगमन पर स्वागत करने तथा जन कल्याण के विषयों पर अब आपने जो चर्चा की, संवाद किया, जो बहुमूल्य बातें आपने की, हम सब उसको लेकर आगे चलेंगे और अपनी अपनी संसदों के अंदर जन कल्याण का काम निरंतर इसी गति से करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर ब्राजील और उनकी टीम, जिनको G20 की अध्यक्षता मिली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। अब मैं ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
Senhor Om Birla, presidente da Lok Sabha, senhor Jagdeep Dhankar, presidente da Rajya Sabha, de parlamento e chefes de delegação, senhoras e senhores. Tenho a honra e o privilégio de receber, em nome do Parlamento do Brasil, a presidência do P20. O trabalho árduo e bem-sucedido da presidência indiana do último ano é a medida do imenso desafio que teremos no Brasil para recebê-los da melhor maneira possível em 2024. Estejam seguros de que não nos faltarão a energia e a conhecida hospitalidade do Brasil. Para ilustrar isso, nossa delegação presenteou as demais delegações com a edição da Constituição Federal Brasileira, que completa 35 anos neste outubro. Sempre que necessário, não hesitaremos em recorrer aos bons exemplos e à cooperação dos nossos amigos do Parlamento indiano, aqui representados pelo presidente Birla e pelo presidente Dhankar. Tenho a certeza de que contaremos também com o apoio decidido e competente da União Interparlamentar, presidida por um lusófono como eu, o presidente Duarte Pacheco. Senhoras e senhores, vivemos tempos interessantes e conturbados. Temos que enfrentar múltiplos desafios que muitas vezes estão além das capacidades exclusivamente nacionais. Fome, desnutrição. Session finally concluding, we heard Honorable Speaker Shri Birla's closing remarks, concluding remarks, and I've taken note of some Ambassador Tripathi and Dr. Charu and also Pranjali. 3 points that I found very interesting. One, he said, first of all, making concerted efforts collectively towards achieving the P20 goals, which is for everybody. Then making every goal human-centric, that we have all this while been talking about. And finally, seeking peaceful resolution to conflict situations, which is again a very strong reference, Ambassador Tripathi, to the ongoing situations worldwide, particularly in Israel and Ukraine. Well, you see, that's a little unfortunate that every conference or every meeting nowadays, which is even focused on economic or any humanitarian issues, geopolitical issues creep in, because you cannot isolate one from another. Não poderia deixar de externar minha profunda preocupação com o atual conflito entre Israel e o Hamas. Condenamos nos mais fortes termos os atos terroristas contra o povo israelense. Como representantes dos parlamentos do G20, devemos manifestar nosso desejo de que uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos seja alcançada em um futuro próximo. O Brasil é um país que repudia atos de violência e agressões militares, sobretudo quando praticados contra civis e indefesos e inocentes. Nos fóruns internacionais, defendemos sempre o diálogo e o entendimento para a solução de controvérsias. Nossos parlamentos, respeitadas a autonomia e a independência de cada um, devem promover ativamente a causa da paz. Senhoras e senhores, como muitas dessas questões ultrapassam as fronteiras nacionais, nossos parlamentos precisam se esforçar e aprimorar o trabalho conjunto para encontrar as melhores soluções para todos. O P20 oferece uma plataforma singular
e poderosa para que os parlamentos aportem suas contribuições e liderem os debates sobre os temas das grandes questões globais. Os parlamentos são, por definição, constituídos por forças diversas, e é nesta diversidade que os parlamentos se fortalecem por meio do diálogo e do compromisso para superar divergências e construir consensos, sobretudo nos assuntos mais आप देख रहे थे यशोभूमि से सीधा प्रसारण, जहां लोकसभा अध्यक्ष P20 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी देशों से आमंत्रित जो देश थे G20 के, उन सभी को बधाई दी और साथ में कहा कि उम्मीद है कि आपका जो प्रवास है वो अच्छा रहा होगा, सुखद रहा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन संवेदनशील वैश्विक मुद्दों पर इन 2 दिनों में चर्चा हुई है वो संसदों तक जाएगी और विश्व में जन कल्याण योजना के लिए उनके लिए उचित होगी और उनके लिए सहायक होगी। साथ ही उन्होंने बधाई दी ब्राज़ील को उनकी आगामी अध्यक्षता के लिए। और हमने कल सुना था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने प्रखर आवाज़ उठाई थी और बोला था कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो वो मानवता के विरुद्ध होता है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की और अन्य खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच आज हाई स्पीड नौवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री S जयशंकर और श्रीलंका के पोत परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने के बाद 150 लोग एक बार में आ जा सकेंगे। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपये प्रति व्यक्ति है और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। इस सेवा से तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच प्राचीन समुद्री मार्ग संभावित रूप से पुनर्जीवित होगा और दोनों देशों में धार्मिक, पर्यटन, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच नौवहन सेवा का शुभारंभ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke Santurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. पीएम ने कहा, भारत और श्रीलंका के बीच समृद्ध इतिहास रहा है। इस सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। During the recent visit of President Wickremesinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। The connectivity between our two countries were disrupted due to the war in the north. Now peace has returned and we can re-establish the sea connectivity.
I discussed this matter with Prime Minister Modi, and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. इस मौके पर केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा इन्हीं संबंधों का ही उदाहरण है। India and Sri Lanka have a long and rich history of cultural ties. The ferry service between India and Sri Lanka is a reflection of the same. Ferry services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, trade and goods for centuries. G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज 2 सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन शामिल है। वहीं समापन सत्र संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। G20 के संसदों की पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सम्मेलन के पहले दिन सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि G20 प्रक्रिया में संसद के स्तर पर प्रभावी और सार्थक योगदान देने के लिए सभी सदस्य देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसमें यह भी कहा गया है कि संसदें संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्थक वार्ता जारी रखेंगी। मेक्सिको की सेनेट के अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने कल G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। एना लिलिया रिवेरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। पार्लियामेंट 20 सम्मेलन चल रहा है और आज दूसरा और अंतिम दिन है। कल एक तस्वीर छाई रही, हमने देखा तमाम न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैक्सिको की सीनेट की अध्यक्षा ने राखी बांधी थी और हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। P20 चल रहा है, पार्लियामेंट 20, क्या अनुभव रहा है? और आपने जब राखी बांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो क्या सोच रही थी आप? Como mexicana vengo de una cultura profundamente मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मोदी जी ने हमें भारत में बुलाया और हमारी बहुत अच्छी मेजबानी भी की है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने मोदी जी को राखी बांधी। राखी का बंधन कितना पवित्र होता है और इसका कितना महत्व है, ये मैंने अब जाना। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि उनकी वजह से हम सभी लोग यहाँ एकजुट हो पाए हैं। भारत और मैक्सिको के बीच बहुत मधुर संबंध हैं। Entiendo que es algo muy importante. इस वक्त पहने हुए हैं या मोदी जी ने आपको गिफ्ट किया है। और देखिए, ये भारत और मैक्सिको के संबंधों को भी दिखाता है। राखी बांधी इन्होंने मोदी जी को और मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया आज पहनकर भी आई हैं P20 सम्मेलन में। मोदी जी के बारे में क्या कहना है? ग्लोबल जो चुनौतियां हैं उसको लेकर मिलकर लड़ाई लड़ने की बात मोदी जी कहते हैं। आतंकवाद हो या फिर फूड सिक्योरिटी हो या एनर्जी सिक्योरिटी हो, सभी देश मिलकर काम करें जो ग्लोबल चैलेंजेज है, तो उसको लेकर मोदी जी कहते हैं। तो मोदी जी के बारे में क्या इनका सोचना है और जो ग्लोबल चैलेंजेस में भारत भूमिका निभा रहा है मोदी जी की अगुवाई में? Indudablemente es un acierto que se esté realizando en la India. हम लोगों का भारत में आना बहुत खुशी की बात है। हम लोग यहाँ शांति और प्यार की भावनाओं से आए हैं। हम सब लोग एकजुट होकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया प्यार और शांति की भावना से बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सकती है। भारत की बढ़ती हुई भूमिका को ग्लोबल स्तर पर किस तरह से मैक्सिको देखता है, क्योंकि भारत अब बहुत साख बढ़ी है मोदी जी की अगुवाई में, तो भारत को किस तरह से देख रहे हैं कि दुनिया में चुनौतियों का हल निकालने? Miramos el liderazgo del primer ministro. हम लोग मोदी जी को बहुत प्रेम और सम्मान की भावना से देखते हैं। मोदी जी हर कठिनाई का सामना डट कर करते हैं। वे दूरदर्शी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि भारत चांद तक पहुंच गया है। मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को एकजुटता का रास्ता दिखाया है। Desafíos no solamente de su nación sino del entorno
धन्यवाद। भारत और मैक्सिको के संबंध इस तरह से और गहरे होते रहे, मजबूत होते रहे। दूरदर्शन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैक्सिको सीनेट की अध्यक्षता बात कर रही थी हमसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने राखी बांधी और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाया जा सकेगा, जिस तरह से भारत में वो बखूबी तमाम चुनौतियों से निपट रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जीयू वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। आईओसी का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आखिरी बार आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाले आईओसी का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री, सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। यह सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस नेता अंबिकापति के आवास पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मिलने पर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस की अगर कोई गारंटी है तो वो है करप्शन की गारंटी। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है। और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने साथ ही कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए कर्नाटक एक एटीएम बन गया है। इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने, और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है कर्नाटक एक एटीएम बनेगा, और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा ये जो प्रेडिक्शन सच आया है। अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लूटो यात्रा का एक एटीएम। वहीं ऑपरेशन अजय को लेकर भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को दर्शाता है। ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के जो कमिटमेंट है कि जो भी भारतवासी हार्म्स वे में होता है या होती हैं, उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए, और जो भी एफर्ट जो भी करना है हम करेंगे। इसका एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल हमने देखा कल, हमने पहले भी बहुत बार देखा है यूक्रेन के केस में, कोविड के दौरान। तो ये जो एक सरकार के बारे में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये तो आप स्टूडेंट से ही जान जाएंगे कि बहुत ही डीप फेल्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। हमने दिखाया आपको कि कैसे स्वदेश लौट रहे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को दर्शाता है।
ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसी तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इजरायल के तेल अवीव से दिल्ली पहुंच गई है। 235 लोगों के इस दल में 2 बच्चे भी शामिल हैं। कल रात 11:02 पर इजरायल की राजधानी तेल अवीव से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर विमान ने उड़ान भरी। आज सुबह ये विमान नई दिल्ली पहुंचा है। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने स्वदेश लौटे सभी नागरिकों की अगवानी की। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। हमास के इजरायल पर हमले के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों के बीच इस महीने की 7 तारीख से लड़ाई जारी है। भारत ने इजरायल में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। हमारी संवाददाता मेघना देव ने स्वदेश लौटे लोगों से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत जो फ्लाइट आई है उससे वापस आए हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से आप पहुंचे हैं? इट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक। हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इजराइल का, तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज़्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज़्यादा नहीं था। 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था, हम बॉम्ब शेल्टर गए थे, पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में। पर फिर भी ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया। एक तरीके से देखें तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी यहाँ पर जो उनके नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत आ चुके हैं उनको यहाँ से ले जाकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के द्वारा राज्यों में ले जा रहे हैं या फिर उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी की महासचिव गुनीला लिंडबर्ग से मुलाकात की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम इंडिया पाकिस्तान मैच पर अब खास कार्यक्रम देखेंगे। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।